हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की, यानी कि ये जो संख्या दिया है, जैसे पहला हमें दिया है 9801, इसी तरह से दूसरा देखे, तीसरा देखे और ये चौथा, सभी का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, प्रश्न कह रहा है जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे कौन सी अंक आने की संभावना है वो आप लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा वर्गमूल क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए वर्गमूल होता क्या है। यहाँ पे समझिए वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल जो है वर्ग का विपरीत संक्रिया है। हमने क्या लिखा है? वर्गमूल वर्ग का विपरीत संक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए वर्ग क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 का वर्ग निकाले तो 1, इसी तरह से 2 का वर्ग का मतलब 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। इसी तरह से 3 का वर्ग मतलब 3 जो है स्वयं से 2 बार गुना होगा, तो 3 गुने 3 यानी कि 9 हो गया। इसी तरह से 4 का वर्ग देखे तो 16। और वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का विपरीत संक्रिया, यानी कि इसी का उल्टा संक्रिया है। जैसे आप लोगों को कहे 1 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो 1 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या होगा? इसी का विपरीत हो जाएगा, यानी कि इसी का उल्टा संख्या। जैसे 1 का वर्गमूल निकालें तो यही 1 प्राप्त होगा हमें। इसी तरह से अगर कहे यहाँ पे जैसे 4 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, अगर ये जो संख्या दिया है 4 और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें यही संख्या 2 प्राप्त होगा। ये हो गया इसका वर्गमूल ज्ञात करना। इसी तरह से जैसे अगर कहे 9 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तो हम 3 लिखेंगे। 9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमें 3 प्राप्त होगा। इसी तरह से जैसे 16 है और 16 का जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें? तो 16 का जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 4 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ग का विपरीत संक्रिया है। वर्ग में क्या होता है? संख्याएं बढ़ती है जब भी हम वर्ग करते हैं। तो जैसे 1 का वर्ग की 1, इसी तरह से देखिए जैसे संख्या 2 है तो 2 का वर्ग किए तो संख्या बढ़ गया, 2 का वर्ग हो गया 4, 2 से बड़ा हो गया संख्या। 3 का वर्ग किए 9, 3 से बड़ा हो गया संख्या। 4 का वर्ग किए हैं तो 16, 16 संख्या बड़ा हो गया 4 से। लेकिन वर्गमूल में क्या होता है? इसी का विपरीत होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। जैसे देखिए 1 का वर्ग किए हैं तो 1, 4 का वर्ग किए हैं तो 2, यहाँ पे संख्या घट गई है, 4 से यहाँ पे देखिए 2 आ गई है, यानी कि संख्या उनसे छोटी हो जाती है। इसी तरह से देखें तो 9 का वर्गमूल किए तो यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 की संख्या देखें तो 9 से छोटा हो गया। इसी तरह से 16 का वर्गमूल 4 जो कि 16 से छोटा है, तो इसमें क्या होता है? इसका विपरीत प्रक्रिया होता है। वर्गमूल आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आगे आप लोगों को सब कुछ समझ आते जाएगा जब पूरा वीडियो को देखिएगा। तो अब देखिए हम समझते हैं वर्गमूल निकालने का तरीका। देखिए वर्गमूल निकालने का विधि हम सीखेंगे। देखिए प्रश्नावली 5.3 को हल करने के लिए आप लोगों को 2 विधि सीख लेना। पहला घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना और दूसरा अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है यहाँ पर जैसे देखिए घटाने की संक्रिया द्वारा देख रहे हैं, हम इसमें घटाएंगे। अब घटाएंगे कौन सी संख्या? तो इसमें आप लोग को ध्यान देखना है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिखा है n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n²। इसका मतलब क्या हुआ? तो n क्या हमारा विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या में हमारा क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग कह रहा है। क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा विषम संख्या और दूसरा विषम संख्या के बाद तीसरा विषम संख्या है। अब विषम संख्या होती क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, जिसमें हम 2 से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा नहीं कटे तो वो संख्या हमारा विषम संख्या होती है। जैसे 1 में हम 2 से भाग देंगे ये पूरा पूरा कभी भी नहीं कटने वाला। 2 से 3 में अगर भाग दे ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 5 में हम 2 से भाग दे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। 7 में हम 2 से भाग दे तो पूरा पूरा नहीं कटने वाला है। तो याद रखना है, जैसे हम अगर 1 के बाद 2 ले लेते हैं तो 2 हमारा सम संख्या हो जाता है, उसमें हम 2 से 2 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। इसी तरह से इसके बीच में अगर हम 4 ले लेते तो वो हमारा सम संख्या है 4। क्यों है 4 सम संख्या? क्योंकि 2 से हम 4 में भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो याद रखना विषम संख्या लेना और विषम में क्रमागत प्राकृत संख्या लेना। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 नहीं लेना है, 2 सम संख्या हो जाता है। 3 ले सकते हैं, 3 प्राकृत संख्या है, 4 भी प्राकृत संख्या है, 5 भी है, लेकिन 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारा सम संख्या हो जाती है। तो इस तरह से क्रमागत विषम संख्या लेना है और इस क्रमागत विषम संख्याओं को क्या करना है? इसी में घटाते चले जाना है। जैसे हमें कह रहा है 25 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम घटाने की विधि से देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये जो 25 संख्या है 25 संख्याएं को लिखेंगे और इसमें से हम यहाँ पर ये जो क्रमागत विषम संख्या है पहले क्या करते हैं? 1 लेते हैं। सबसे छोटा विषम संख्या 1 है, यहाँ पर 1 घटाएंगे। इसके बाद क्रमागत लेते चले जाना है। यहाँ पे ये नहीं करना है कि 1 के बाद 5 ले लिए, 5 के बाद 9 लिए, ऐसे नहीं घटाना है। 1 के बाद हम 3 घटाएंगे, 3 के बाद 5 घटाएंगे, 5 के बाद 7 घटाएंगे,
जब तक शून्य ना आ जाए, बराबर में जब तक शून्य ना आ जाए तब तक हम घटाते जाएंगे विषम संख्या। तो यहाँ पर देखिए, इसमें समझिए, यहाँ पर हमने 25 में से ये विषम संख्या 1 को घटाया तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 24। अब यही 24 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 24 में से फिर हम घटाएंगे दूसरा विषम संख्या, 1 के बाद होता है 3, तो हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 21। 24 में से 3 को घटाए तो 21। अब यही 21 संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तब तक घटाते जाएंगे तब जब तक कि यहाँ पे शेष पर शून्य ना आ जाए। यहाँ पर देखिए 21 में से हम घटाएंगे, अब देखिए 3 के बाद क्या होता है 5 होता है विषम संख्या, तो 5 को घटाएंगे यहाँ पे हमें 16 प्राप्त हुआ। इसके बाद 16 को यहाँ पे लिखेंगे और 16 में से हम क्या करेंगे, 5 के बाद विषम संख्या 7 होती है, तो 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 9 प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो संख्या 9 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और 9 में से यहाँ पे 7 के बाद 9 होता है विषम संख्या, तो 9 को घटाएंगे तो हमें बराबर में शून्य आ गया है। तो यहाँ पे बराबर में शून्य प्राप्त हो गया है। तो देखिए 25 का वर्गमूल अब आसानी से हम इसका ज्ञात कर लेंगे घटाव की विधि से। देखिए इसमें हम कितनी बार विषम संख्या घटाए हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार में जाकर के यहाँ पर बराबर में शून्य है। 5 बार जब विषम संख्या घटाए हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। जब यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकाले हैं तो यहाँ पे हमें 5 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से देखिए और कोई संख्या लेकर के देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं 36, तो 36 का अगर वर्गमूल ज्ञात करना तो हम कैसे नहीं ज्ञात करेंगे। 36 का वर्गमूल ज्ञात करने के हम क्या करेंगे, इसमें से विषम संख्या को घटाते जाएंगे। जैसे 36 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को घटाएंगे। 36 में से 1 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 35 प्राप्त होगा। अब इसी तरह से यही जो 35 है, 35 में से हम घटा देंगे, अब 1 के बाद होता है 3, तो 3 को घटाइए तो यहाँ पर प्राप्त होगा 32। इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे 32। अब 32 में से हम 3 के बाद होता है विषम संख्या 5, तो 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे होता है 27, 7 5 12 32। इसी तरह से हम 27 में से घटाएंगे, फिर 5 के बाद होता है 7, तो 7 को घटाएंगे यहाँ पे होता है 20। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 20 संख्या है 20 को लिखेंगे यहाँ पे, तब तक घटाते जाएंगे जब तक यहाँ पे बराबर में शून्य ना आ जाए। यहाँ पे 20 में से हम क्या करेंगे, इसके बाद घटाएंगे 7 के बाद होता है विषम संख्या 9, तो 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे प्राप्त होता है 11। ये हमारा 11 था, 11 में से 9 के बाद होता है विषम संख्या 11, तो 11 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए शून्य आ गया है बराबर में। यहाँ पर ये कितनी बार में आया शून्य, यहाँ पर देखिए विषम संख्या की गिनती करिए कितनी बार विषम संख्या घटाए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्रम होगा तो विषम संख्या को घटाए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। यहाँ पर देखिए 36 का वर्गमूल किए हैं तो 6 निकला है। इस तरह से हम घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड की विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे हमने ले लिया 64, और 64 का वर्गमूल हम देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए हम 64 में क्या करेंगे, सबसे पहले 64 का एलसीएम लेंगे। इस तरह से हमें एलसीएम लेना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए, जैसे इसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग लगाएंगे 64 में, तो 32 बार में कटेगा। इसके बाद हम फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 16 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 को यहाँ पे 1 बार में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड, ये जो 64 संख्याएं दिया 64 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना बार में कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 बार। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 64 का, तो 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बराबर में लिखना है, इसको 64 यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 को एक साथ जोड़ा बना लेंगे, 2 संख्याओं का इस तरह से जोड़ा बनाते जाएंगे। तो देखिए एक बार इसमें से हम ले लेंगे 2, इसके बाद गुने में ये इसमें से ये जो जोड़ा है यानी कि युग में जो बनाए हैं इसमें से एक बार 2 को ले लेंगे, और इसके बाद ये जो 2 है इसमें से एक बार ले लीजिए। तीनों में से हम एक बार के ले लिए हैं, जोड़ा बनाए हैं, और इसका हम वर्ग लिख सकते हैं, इसका वर्ग। यहाँ पे देखिए अब इनको गुना कर लीजिए, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो गया, और इसका लिख सकते हैं हम वर्ग। इसके ऊपर घात 2 है यानी कि वर्ग हो गया, ये 8 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें निकालना था 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए हुए हैं आप लोगों को, यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल क्या था, ये जो 16 संख्या दिया तो 16 का वर्गमूल निकाले तो यही संख्या 4 लिखे थे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 8 का वर्ग, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 64 का ये जो 64 लिए इसको अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पे 64 का वर्गमूल निकाले हैं तो यही 8 लिख देंगे। इसके ऊपर घात 2 है, इसको नहीं लिखना है, सिर्फ 8 लिख देना है। यहाँ पे लिख देंगे हम 8, ये हमारा इसका वर्गमूल निकला है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकला है। अब चलिए हम समझते हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 1 को। अब प्रश्न 1 को समझिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, ये जो संख्या दिया है जैसे इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकता है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो आप लोग को पता करना है। तो इसके लिए आप लोगों को ये समझना है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता है 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इस तरह से ये आप लोगों को याद है।
और इसी का अगर हम वर्गमूल निकालें, जैसे हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यही 1 प्राप्त होता है। 4 का अगर वर्गमूल करें तो 2, 9 का वर्गमूल करें तो 3, 16 का वर्गमूल करें तो 4, 25 का वर्गमूल करें तो 5, 36 का वर्गमूल करें तो 6, 49 का वर्गमूल करें तो 7, 64 का वर्गमूल करें तो 8, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे 81 का वर्गमूल करें तो 9, यहाँ पे 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 10 प्राप्त हो रहा है संख्या। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। इसी तरह से इसमें देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे, इसका वर्गमूल हमें नहीं निकालना है, बस इसका इकाई के स्थान पे कौन सी अंक आने की संभावना है वो आप लोगों को पता करना है। तो ध्यान रखना है, कितना भी बड़ा संख्या हो और उसका जब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहे और उसमें हमें बताना इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे अंक देखना है। यहाँ पे तो इकाई के स्थान पे 1 दिया है, तो इसमें देखिए जब भी हमारा इकाई के स्थान पे एक संख्या रहे तो या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। कहिएगा अब 9 क्यों आएगा, इकाई जैसे यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 1 है तो संख्या यहाँ पे 1 आया है, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ये संख्या दिया इकाई के स्थान पे इसमें भी क्या है 1 है, यहाँ पे 9 आया है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जिस भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पर 1 रहे तो या तो 1 आ सकता है या संख्या 9 आ सकती है। यही दो संख्या तक, जैसे यहाँ पर देखिए बड़ा संख्या ले लिए, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 3 संख्या है, देखिए इसका जब वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो यही इकाई का अंक 1 निकला है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पे 361 है, तो 361 का जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 19 आ रहा है, तो 19 में इकाई अंक के स्थान पर क्या है 9 है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है, ये आप लोगों को समझ लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन्हीं को। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में, दूसरा में क्या इकाई के स्थान पे 6 है, और इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो इकाई के स्थान पर कौन सी अंक आ सकता है, तो जब देखिए यहाँ पे 6 रहे, जब यहाँ पे इकाई के स्थान पर 6 रहे और उसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो इकाई के स्थान पर हमेशा या तो 4 आएंगे या 6 आएंगे। अब 6 क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे इकाई का स्थान पे 6 था तो यहाँ पे 4 निकला था, और यहाँ पे देखिए इन संख्याओं में देखिए तो इकाई का स्थान पे 6 था तो इसका वर्गमूल निकाले हैं तो यहाँ पे इसका इकाई का स्थान पे 6 निकला है। इसी तरह से अगर संख्या जैसे ये हमारा 1 अंकों का था और अगर 2 अंकों का रहे या 3 अंकों का रहे, संख्या बड़ा भी रहे फिर भी, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो संख्या दिया 196 और इसका जब वर्गमूल करिएगा तो इकाई का स्थान पे इसमें 6 है, तो यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक जब इसका वर्गमूल निकाले 14 तो 14 में इकाई अंक देखे तो 4 हुआ। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसके इकाई अंक, इसका जब वर्गमूल निकाले हैं 256 का तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई का अंक स्थान पर निकला है 6। यहाँ पे 16 में इकाई का स्थान पर क्या है 6 है, यहाँ पर क्या निकल सकता है या तो 4 निकल सकता है या 6 निकल सकता है जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक वाले में तो पता ही है या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। इसी तरह से देखिए 5 है, तो 5 में कौन सी संख्या आ सकती है, जैसे देखिए इकाई के स्थान पर 5 रहे तो उसका जब वर्गमूल करिएगा तो 5 ही प्राप्त होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें 3 संख्या है और इसका जब वर्गमूल करिएगा 525 का, तो इकाई के स्थान पे 5 है, यहाँ पर देखिए 15 प्राप्त हुआ है, 225 का वर्गमूल किए हैं तो यहाँ पे 15 प्राप्त हुआ है, 15 में देखें तो इकाई के स्थान पे 5 है तो यहाँ पे हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। तो इसी को लिख देना है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको लिखना, अब लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखना है 9801, ये जो 9801 है इसके वर्गमूल, वर्गमूल ये पहला का हल कर रहे हैं, वर्गमूल में इतना के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना, यही पूछ रहा था इकाई अंक आने की संभावना, तो लिखेंगे इकाई अंक आने की संभावना। संभावना क्या हो जाएंगे, जिसका भी इकाई के स्थान पर 1 रहे और उसका वर्गमूल निकाल दे तो इकाई अंक आने की क्या संभावना है 1 या फिर 9 आ सकता है। इसी तरह से लिखेंगे दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में क्या दिया है 99,856, इतना के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना। इसी तरह से आप लोगों को भी लिख देना है, जिसके इकाई का स्थान पे 6 रहे और उसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या क्या आ सकता है इकाई का स्थान पे, तो यहाँ पर देख लीजिए या तो 4 आएंगे या फिर 6 आएंगे। देखिए किसी भी संख्याओं का इकाई का स्थान पे 6 रहे तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालते हैं तो या तो 4 आता है या फिर 6 आता है। इसके भी इकाई का स्थान पे 6 है तो वर्गमूल निकाले हैं तो 6 प्राप्त हुआ, तो या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, तो लिख देंगे 4,6। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर को लिख देंगे, तीसरा में क्या दिया है 99,800,001 के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना, इकाई अंक आने की संभावना इस तरह से लिख देना। क्या क्या आ सकता है, जिसके इकाई का स्थान पे 1 रहे तो देखिए यहाँ पे इकाई का स्थान पे इसमें भी 1 था तो क्या क्या आया था 1 9। इसी तरह से इसके भी इकाई के स्थान पे 1 है
तो या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 4 में, 4 में दिया 6 5 7 6 6 0 2 5 2 5, इतना के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना, इकाई के स्थान पे 5 रहे तो उसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे हमेशा 5 ही प्राप्त होगा, 5। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें जैसे 3 संख्याओं का है, इसी तरह से कितना भी बड़ा संख्या है, जैसे इतना बड़ा संख्या है इसमें देखिए 3 संख्या सिर्फ है तो इकाई का स्थान पे 5 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का स्थान पे क्या आ सकता है, 5 ही आ सकता है। यहाँ पे देखिए ये 5 आने की संभावना है, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 5। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 1 था। अब इसी तरह से देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 में समझिए कह रहा है बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है बिना गणना किए, यानी कि ये जो संख्या दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको बिना गणना किए यानी बिना हल किए बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, हमने आपको ये प्रश्नावली 5.1 में बताया हुआ है। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 रहे 3 रहे 7 रहे 8 रहे या शून्य की संख्या विषम में रहे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझ आए, इसको हम एक बार लिख देते हैं, इसके बाद आगे आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 रहे 3 रहे 7 रहे या एवं 8 रहे और शून्य की संख्या विषम में, विषम में यानी कि शून्य अगर 1 बार रहे 3 बार रहे 5 बार रहे 7 बार रहे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती है। जैसे देखिए इसमें 3 है इकाई के स्थान पे, तो 3 रहे तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर अगर 7 रहे, देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर 7 है तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 8 है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, यानी कि इतना में से अगर कोई भी संख्या है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, यहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए हमने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे 1 का वर्ग किए हैं तो 1 प्राप्त हुआ है, 2 का वर्ग किए हैं तो 4 प्राप्त हुआ है, 3 का वर्ग किए हैं तो 9 प्राप्त हुआ है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो कहीं भी देखिए तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 नहीं है इसमें। इसी तरह से देखिए न ही 3 है इसमें इकाई के स्थान पे, न ही 7 है इकाई के स्थान पे, देखिए कहीं भी इकाई के स्थान पे 7 नहीं है, न ही 8 है इकाई के स्थान पे, न ही शून्य की संख्या विषम में है। देखिए यहाँ पे ये शून्य है ये सम में है, 2 बार है यानी कि सम में है। अगर ये 3 बार होता तो वो हमारा विषम में हो जाता है, तो कभी भी जो है यहाँ पे विषम में नहीं आता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर बड़ी संख्या ले, जैसे यहाँ पे 11 से 20 तक लिए तो इसमें भी देखिए कहीं भी आप लोगों को नजर नहीं आएगा 2 3 7 8 या शून्य की संख्या विषम कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा। जब आप लोग इसका वर्ग निकालिएगा तो किसी भी संख्याओं का जब वर्ग निकालिएगा तो इकाई के स्थान पे या तो 1 आ सकता है, यहाँ पे शुरुआत से लिख देते हैं, यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या फिर यही 6 आ सकता है या 9 आ सकता है। इसी में से कोई एक संख्या आ सकता है। किसी भी संख्याओं का जब वर्ग करिएगा तो इसी में से कोई एक संख्या आ सकता है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आती है। कौन कौन सी संख्या बच जाता है इसमें से, शून्य के अलावा 1 है, 1 के बाद 2 और 3 नहीं है, 2 3, इसी तरह से 4 है, 5 है, 5 के बाद 6 भी है, 7 8 नहीं है, यहाँ पे 7 और 8 और यहाँ पे शून्य की संख्या विषम में ये कभी भी नहीं आ सकता है। यहाँ पे शून्य जो है हमेशा सम में आएगा। तो इतना संख्या रहे ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। इसी को हम लिख दिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक स्थान पे 2 रहे 3 रहे 7 रहे 8 रहे और शून्य की संख्या विषम में हो तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। और ये भी याद रखना है आप लोगों को, अगर हो सकता है इकाई के स्थान पे ये संख्या अगर होगा तो जरूरी नहीं है वो होगा ही, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये संख्या रहे तो वो कभी भी होगा ही नहीं, ध्यान रखना है। जैसे अगर देखिए अगर आप लोगों को कहे 11 ये किसी का वर्ग है कि नहीं, तो ये किसी का भी वर्ग नहीं होता, 11 किसी का वर्ग है ही नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर कह दे 64 तो 64 ये वर्ग है, 8 का वर्ग है ये 64, जैसे यहाँ पे देखिए 64 जो है 8 का वर्ग है, बट यहाँ पे 11 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर इकाई के स्थान पे 1 आ जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा होगा ही, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये संख्या होगा तो ये कभी भी होगा ही नहीं। तो इसमें हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे 3 है, 3 रहे नहीं होगा, 7 रहे तो नहीं होगा, 8 भी रहे तो नहीं होगा और 1 रहे
ये हो सकता है, तो नहीं होगा वो आप लोगों से पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला हम क्या दिया 153, तो 153। इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे दूसरा में दिया 257, एवं तीसरा क्या है 408। ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये जो तीनों संख्या दिया हुआ है, ये वास्तव में कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। हम लिख दें इतना जो संख्या दिया हुआ है वो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। कारण में आप लोगों को पता चल चुका है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है बार बार घटाने की विधि से संख्या ये दिया है 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है घटाने की विधि से जो है इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, और घटाने की विधि आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को बता चुके हैं घटाने की विधि कैसे घटाते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, क्रमागत विषम संख्या को हमेशा घटाते हैं उस संख्याओं में से, और घटाते कब तक है, जब तक यहाँ पर बराबर में शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया है 100 को, यहाँ पे 100 में से हम क्या करेंगे विषम संख्या घटाते जाएंगे। जैसे 100 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो 100 का वर्गमूल हमें बार बार घटाने की विधि से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 100 में से हम विषम संख्या को घटाते जाएंगे जब तक यहाँ पे बराबर में शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 100 में से पहला विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, तो 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 में से 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 99। यहाँ पर 99 प्राप्त हुआ, तो 99 में से हम क्या करेंगे घटाएंगे कितना, 1 के बाद विषम संख्या क्या होती है 3, तो 3 को घटाएंगे। तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 99 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 96। अब 96 में से ये जो संख्या 96 है, तो 96 में से हम क्या करेंगे 3 के बाद विषम संख्या क्या होती है 5 होती है, तो 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 91। इसी तरह से हम क्या करेंगे अब 91 में से ये जो संख्या 91 है, 91 में से हम घटा देंगे अब 5 के बाद विषम संख्या होती है 7, तो 7 को घटाएंगे। तो यहाँ पे 91 में से 7 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, तो 84। घटा करके आप लोग देख सकते हैं सभी को। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 84 प्राप्त हुआ, 84 में से हम घटा देंगे 7 के बाद विषम संख्या होती है 9, 9 को घटाएंगे तो 9 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 75। यहाँ पे ये जो 75 है, 75 में से हम घटा देंगे 9 के बाद विषम संख्या होती है 11, 11 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 75 में से 11 को घटाइएगा तो प्राप्त होगा हमें 64। घटा करके आप लोग देख सकते हैं, जैसे 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो 4, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6। इस तरह से यहाँ पर घटा लेना आप लोगों को। यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, ये जो 64 प्राप्त हुआ, 64 में से 11 के बाद होता है 13, तो 13 को घटाएंगे तो 64 में से 13 को घटाइएगा तो हमें प्राप्त होगा 51। इसी तरह से यहाँ पे ये जो 51 प्राप्त हुआ, जब तक यहाँ पे बराबर में शून्य ना आ जाए तब तक हमें घटाते चले जाना है। 11 के बाद यहाँ पे 13 के बाद विषम संख्या होती है 15, तो 15 को घटाएंगे। यहाँ पर 51 में से 15 को घटाइएगा तो हमें प्राप्त होगा 36। अब इसके बाद ये जो 36 प्राप्त हुआ, 36 में से हमें घटा देना 15 के बाद विषम संख्या 17, तो यहाँ पे 17 को घटाएंगे तो कितना होगा, 36 में से 17 को घटाइए होगा तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 19। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ये जो 19 प्राप्त हुआ है, 19 में से हमें घटा देना है, विषम संख्या होती है 19, तो 19 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए बराबर में शून्य। तो यहाँ पे बराबर में हमें शून्य प्राप्त हो गया है, तो हम इसका आसानी से इसका हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्गमूल कह रहा था घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब इसका वर्गमूल यहाँ पे शून्य प्राप्त हुआ है, तो देखिए ये कितनी बार घटा है विषम संख्या, उसको गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, लिख देंगे 10, यानी कि 100 का वर्गमूल निकालिएगा घटाने की विधि से 10 प्राप्त होगा। कैसे भी निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालिएगा तो 10 ही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि ये अलग हो जाएंगे। बस हमें कह रहा था बार बार घटाने की विधि से, तो बार बार घटाने की विधि से हम इसको हल किए हैं। अब इसी तरह से 169 का, ये जो 169 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है घटाने की विधि से। तो इसमें भी क्या करेंगे हम 169 में से यहाँ पे पहले करेंगे हम विषम संख्या 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 168। अब इसी तरह से ये जो 168 प्राप्त हुआ इसको हम लिख देंगे, 168 में से हमें घटाना है, 1 के बाद विषम संख्या होती है 3, 3 को घटाएंगे तो 3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 165। अब इसके बाद ये जो 165 प्राप्त हुआ है तो लिख देंगे 165 में से 3 के बाद होता है संख्या 5, 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे 165 में से 5 को घटाएगा तो हमें प्राप्त होगा 160। इसके बाद यहाँ पे लिख देना है 160, 5 के बाद होता है विषम संख्या 7, तो 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 153। इसके बाद हमें 153 में से घटाना है, 7 के बाद होता है विषम संख्या 9, तो 9 को घटाना है, 9 को घटाइएगा तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 144। 13 में से 9 गया तो 9 4 13, और ये हो गया 14, 14 लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 144 है, 144 को लिखिए, 144 में से 9 के बाद होता है विषम संख्या 11, 11 को घटाइए, 144 में से 11 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 133। इसके बाद हमें घटाना है 133 में से 11 के बाद विषम संख्या होती है 13, तो 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 120।
अब इसके बाद हमें 120 में से 13 के बाद होता है 15, तो 15 को हटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 105। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 105 में से घटाना है, 15 के बाद होता है 17, तो 17 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 88। इसी तरह से यहाँ पे हम घटाएंगे अब 88 में से कितना को घटाना है, 17 के बाद होता है 19, तो 19 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 69। इसके बाद यहाँ पे 69 में से हम 19 के बाद होता है विषम संख्या 21, तो 21 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 48। अब इसके बाद हमें 48 में से 21 के बाद होता है 23 विषम संख्या, 23 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। अब इसके बाद ये जो 25 प्राप्त है, 25 में से विषम संख्या, यहाँ पे 23 के बाद होता है 25, तो 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 25 में से 25 गया तो शून्य, यहाँ पे बराबर में शून्य प्राप्त हो गया है, तो हम यहाँ पे छोड़ दिए, यहीं पे हमारा इसका आंसर निकला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए विषम संख्या गिनती करेंगे कितनी बार घटाने पर यहाँ पे बराबर में शून्य प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल जो है निकाले हैं 169 का, तो 13 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने घटाने की विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात किया है। इसको आप लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं, इसको जोड़ के देख सकते हैं। जब इसको जोड़िएगा, ये जो विषम संख्या है इसको पूरे को जोड़िएगा तो 169 प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग जोड़ करके देख लीजिए, 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 25 तक जोड़ते चले जाना है। 5 के बाद 7 9 11 13 15 प्लस 17 19 21 23 प्लस 25 बराबर करिएगा एन स्क्वायर। आप लोगों को पता है एन स्क्वायर यानी कि एन कितना हो जाएगा, संख्या कितनी बार है यहाँ पे 1 से 25 तक में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया, यानी कि 13 का वर्ग करिएगा तो कितना होता है 169 आ जाता है। तो यही हो गया इसका आंसर। तो इतना आप लोगों को नहीं लिखना, बस यहीं तक लिखना है। तो इस तरह से आप लोगों को हटाने की विधि से हल करना सीख लिए। तो प्रश्न तो संख्या 3 को देख लिया। वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।